मौजू पर चली जाती है तो फिर मुल्क का मुस्तकबिल कहां जाता है। आम आदमी की उम्मीद क्या टूट जाती है आज की। अब किसके सहारे जिएंगे, क्योंकि फकत वादों से पेट नहीं भरता। सुप्रीम कोर्ट की चार दीवारी में दाखिल एक अर्जी बानगी भर है इसकी कि हुकूमत अपने मफाद के लिए रियाया को हर एतबार से अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तरक्की से पहले कोई दूसरी बहस हमारी बुनियादी जरूरतों को दूर कर देंगी। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। दरअसल बीजेपी के तर्जुमान की एक पीआईएल ने सियासी गलियारों को गर्म कर दिया है। बात अक्सरियत और अकलियत की निकल पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पीआईएल में कहा गया है कि 8 रियासतों के हिंदुओं का अकलियती दर्जा मिलना चाहिए उन्हें, क्योंकि वहां पर हिंदू अक्सरियत में नहीं बल्कि अकलियत में है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। सरकारी खजाने का जब मुंह सियासत खोल दे तो समझ जाइए चुनाव करीब है, क्योंकि तारीख रही है कि सियासत ने बिना मफाद के कुछ भी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक अर्जी कहती है कि माय लॉर्ड, मुल्क के 8 सूबों के हिंदुओं को अकलियती दर्जा दीजिए। अदालत में दाखिल पीआईएल में कहा गया है कि 8 सूबों लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब में हिंदुओं की तादाद बेहद कम है और उन्हें यहां अकलियती दर्जा मिले ताकि उन्हें सरकारी सहूलतें मिल सकें, क्योंकि इन सूबों के हिंदुओं को अकलियती दर्जा नहीं मिलने से वो बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। अदालत के अंदर पीआईएल की गूंज है तो बाहर एक नई बहस छिड़ी हुई है। चाय की दुकानों से संसद की गलियारों तक बहस अपने उरूज पर है। अर्जी गुजार बीजेपी के तर्जुमान अश्विनी उपाध्याय ने दलील दी है कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने 2002 में फैसला दिया था कि अकलियती दर्जा सूबाई सतह पर दिया जाना चाहिए। इन 8 रियासतों में हिंदू बहुत कम हैं, बावजूद इसके इन्हें अकलियती दर्जा नहीं दिया गया है। 2011 में हुई मरदमशुमारी के मुताबिक लक्षद्वीप में 2.5%, मिजोरम में 2.75%, नागालैंड में 8.75%, मेघालय में 11.53%, जम्मू कश्मीर में 28.44%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में 31.39% और पंजाब में 38.4% हिंदू हैं। इन रियासतों में हिंदुओं को अकलियती दर्जा नहीं मिलने से उन्हें सहूलतें नहीं मिल पा रही हैं। साथ ही अश्विनी ने मिसाल देते हुए कहा कि भारत सरकार हर साल 20,000 अकलियतों को टेक्निकल एजुकेशन में स्कॉलरशिप देती है। ये स्कॉलरशिप इन 8 सूबों में हिंदुओं को नहीं मिल पाती, जबकि जम्मू कश्मीर में 68.30% मुस्लिम हैं। वहां सरकार ने हाल में 753 में से 717 मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप दी। इस सूबे में हिंदू तलबा मुस्लिमों से कहीं कम हैं, लेकिन उन्हें स्कॉलरशिप का फायदा नहीं मिला। दूसरी बात यह कि लक्षद्वीप में मुसलमान 96.20%, असम में 34.30%, वेस्ट बंगाल में 27.5% और केरल में 26.6% है। यहाँ उन्हें अकलियती दर्जा मिला हुआ है। फिर जिन सूबों में हिंदू कम है वहाँ उन्हें अकलियती दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिन रियासतों में अकलियतों के लिए स्कीमें हैं उन पर भी सरकार की तलवार चलती रही है। हाल ही में यूपी की योगी सरकार ने अकलियती तबके की लड़कियों की शादी के लिए मिलने वाली सरकारी मदद की स्कीम बंद कर दी है। आइन का आईना क्या कहता है? आइन के आर्टिकल 25 से 30 के तहत मजहबी आजादी, तालीमी और तहजीबी हक मिले हुए हैं। इन हुकूक के तहत सरकार अकलियती तबके की तालीमी, तहजीबी और समाजी तरक्की के लिए काम करती है। मरकजी सरकार ने 23 अक्टूबर 1993 को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया था और इसके तहत 5 कम्युनिटी मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और पारसी को अकलियती दर्जा दिया गया है। बाद में 2014 में जैन तबके को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में सवाल उठाया गया है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी की आर्टिकल
2C के तहत ना तो सूबे की सरकार और ना ही मरकजी सरकार ने 8 सूबों में हिंदुओं को अक़लियती दर्जा दिया है। अर्जी में अपील करते हुए कहा गया है कि 1993 का नोटिफिकेशन रद्द किया जाना चाहिए। अक़लियती दर्जा तय करने के लिए गाइडलाइंस बनानी चाहिए। तो अक़लियती मामलों के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि सरकार इस मामले में कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ रखेगी। वहीं नेशनल अक़लियती कमीशन के सदर सैयद गयूरुल हसन रिजवी ने कहा है कि हिंदुओं को अक़लियती दर्जा देने की मांग कमीशन के सामने नहीं आई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इस अर्जी से ये बहस तेज हो गई है कि आखिर इस मांग की वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मामला अब अदालत की दहलीज पर है, लेकिन सवाल अब ये उठने लगे कि आखिर इस मांग की वजह क्या है और क्या आने वाले वक्त में हिंदुओं को भी कुछ रियासतों में अक़लियती तबके का दर्जा मिल जाएगा। यह भी एक सवाल। और इसके अलावा सवाल यह भी इसी से जुड़ा हुआ कि अगर अक़लियती तबके का दर्जा मिल भी गया तो उससे फायदा क्या होगा और असल में अक़लियती तबके को क्या ऐसे मफाद हासिल होते हैं, क्या ऐसे फायदे दिए जाते हैं जो अक्सरियत में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाते हैं। बहरहाल ये तमाम पहलू हम समझेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए इस पर खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं बीजेपी के लीडर आईपी सिंह साहब। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में सपा नेता हैं राजकुमार भाटी जी, और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं प्रज्ञा भूषण जी, और हमारे साथ माहिर तालीम हैं डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, और सियासी तज्जियाकार हैं प्रोफेसर देवराज सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में। और प्रज्ञा भूषण जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और कानून की जरा हम पहलुओं को समझना चाहते हैं कि आखिर कानून की रोशनी में अल्पसंख्यक दर्जा मिलना क्या फायदा पहुंचाएगा इन रियासतों में हिंदू तबके को, और इसके क्या असरात हो सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, इसमें 2-3 चीजें। सबसे पहले तो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 25 से 30 तक स्पेसिफिकली बताते हैं कि राइट टू रिलीजन एक बहुत मेजर राइट है, हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट है हमारे देश में। दूसरी चीज हम आते हैं कि जो माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाता है, तो आप देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के जो रूल्स और लॉज बने हुए हैं कि वो स्टेट वाइज दिया गया है। तो अगर स्टेट वाइज दिया गया है तो हर स्टेट में वो रूल मिलना चाहिए। जैसे हम कश्मीर में अगर आ जाते हैं तो दिखता है कि हिंदूज माइनॉरिटी में हैं, बट जो कॉलेजेस में एडमिशन में प्रेफरेंस, क्योंकि माइनॉरिटीज को एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेगी, नौकरियों में प्रेफरेंस मिलेगी, उनके अपने कोटा होते हैं, रिजर्व कोटा होते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो माइनॉरिटी में ऑलरेडी है, जैसे कश्मीर में अगर हिंदूज माइनॉरिटी में हैं तो ना उन्हें नौकरियों में प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि वो देश में मेजॉरिटी में है, ना उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रेफरेंस मिलेंगी, ना उन हिंदू गर्ल्स को जो स्पेसिफिक मुआवजे मिलते हैं या पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो सब नहीं मिलेंगी। तो वहां पे माइनॉरिटी में होने के बावजूद वो एक दबी कुचली सोशल सर्कल में आ जाते हैं, बट उनको वो सब फायदे ना मिल करके वहां पे जो ऑलरेडी मेजॉरिटी में है उसको वो फायदे मिल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कानूनी पहलू समझाने की कोशिश की, लेकिन वन नेशन वन लॉ की जब हम बात करते हैं तो क्यों नहीं अलग अलग रियासतों में फिर बांट करके क्यों देखा जाता है? मजहब की बुनियाद पर यहाँ पर ठीक है, मजहब तो ये माइनॉरिटी स्टेटस होना ही नहीं चाहिए ना। नहीं, वन नेशन वन लॉ में माइनॉरिटी का स्टेटस, देखिए माइनॉरिटी के स्टेटस की बुनियाद में समझने की कोशिश कर रहा था आपसे, लेकिन अगर हम अलग अलग रियासतों का ही जिक्र करने लगेंगे और रियासतों के हिसाब से इसको समझने लगेंगे तो क्या रियासतों के हिसाब से समझना इसको जायज है, ठीक है, या फिर जिस तरह की अभी एक तरह से सिस्टम बना हुआ वो ज्यादा बेहतर, या चेंज करने की जरूरत है? जो एग्जिस्टिंग है वो तो रियासतों के हिसाब से है, स्टेट्स के हिसाब से है। अगर हम वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, उनकी जनसंख्या, उनकी तादाद के हिसाब से नहीं, मजहब की बुनियाद पर ज्यादा है। ये एक्चुअली तादाद के हिसाब से मजहब में डिवाइड किया गया है क्या कि 5 जो जातियों को, धर्मों को माइनॉरिटीज में किया गया, वो तो इस हिसाब से डिसाइड हुआ कि पूरे देश में वो माइनॉरिटी क्या है। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस जब दिया जाता है तो वो स्टेट में दे दिया जाता है। स्टेट के अलग फंड्स होते हैं, अलग लॉ होते हैं, अलग उसमें उनको हर स्टेट में स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो जब उनकी फैसिलिटी स्टेट वाइज हो रही है तो स्टेटस कंट्री वाइज क्यों हो? दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि आप लॉ वन नेशन वन लॉ की बात करें और आप फैसिलिटीज अलग अलग स्टेट वाइज कर दें। जब आप वन नेशन, या तो जहां पे जिसकी मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटी
हम सिर्फ स्टेट वाइज डिसाइड करें, यानी कि इसका मतलब तो कम से कम जो ये अर्जी है इसके हिसाब से मेजॉरिटी जो है वो स्टेट वाइज डिवाइड होनी चाहिए, नेशन वाइज डिवाइड नहीं होनी चाहिए। फिर नेशन वाइज है ही नहीं। हाँ। जब नहीं है तो उन 8 स्टेट्स को क्यों छोड़ा गया है? क्वेश्चन ये है अश्विनी उपाध्याय जी का, और मुझे लगता है कि सही इशू पे गए हैं वो कोर्ट में। ठीक है, इशू ठीक है, लेकिन ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, ये इस इशू को मैं थोड़ा सा और चाहूंगा कि थोड़ा तफसील से आप बयां करें। एक तो ये भी कि इशू को कितना आप ठीक मानते हैं, जैसा कि कानून की रोशनी में और आइन की रोशनी में प्रज्ञा भूषण जी बता रही हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर अकलियती तबका मिल जाता है यहां पर हिंदुओं को, तो क्या ऐसे फायदे हासिल होते हैं अकलियती तबके को जो अभी तक जिनसे इन रियासतों में हिंदू महरूम है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक अकलियत का दर्जा देने की बात है हमारे हिंदू भाइयों को, उन स्टेट्स में जहां पर उनकी अकलियत है, टेक्निकली जब हम बात करेंगे तो आपके पास कोई ऐसी दलील नहीं होगी जिससे आप उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर सके। बुनियादी चीज ये हमें समझने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि मामला जो है PIL के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले की जितनी भी डायमेंशन है उनको स्टडी करेगा, उसको एग्जामिन करेगा, और एग्जामिन करने के बाद में फिर उसका जो भी वर्डिक्ट आएगा वो सबको जो है एक्सेप्टेबल होगा। मुझे याद आता है जब ये बात शुरू हुई तो के रहमान खान साहब जो के मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स थे UPA गवर्नमेंट 2 में, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपकी इस बारे में क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जहां तक कानून का ताल्लुक है वो उस एतबार से इन लोगों को भी अकलियत का दर्जा दिया जा सकता है। आपने जहां तक हुकूक की बात की है, तो फिर सर हम हर स्टेट में अलग अलग जाके पता करना पड़ेगा हमें कि इस स्टेट में अगर अकलियत में कौन है, अक्सरियत में कौन है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि इस देश में अकलियत और अक्सरियत की बहस खत्म होनी चाहिए, और पूरे देश को जो है वो एक कौम की शक्ल में सामने रखकर जो है चीजों को किया जाना चाहिए। इंडियन और पूरी की पूरी लॉबी पूरी की पूरी लॉबी इस पर काम कर रही है, क्योंकि सियासत जो है कहीं ना कहीं इसमें अपनी बुनियाद मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि पूरी की पूरी एक लॉबी है। मैं अगर अपनी बात मैं पूरी कर लूँ, जो है पूरी की पूरी एक लॉबी है जो मुस्तकिल इस पर काम कर रही है कि अकलियत का जो लफ्ज है, अकलियत की जो टर्म है, इस्तिलाह है, इसको सिरे से खत्म ही कर देना चाहिए। यानी एक तरफ ये बात चल रही है, इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम इदारे जो अकलियतों के फलाह के लिए, उनकी तालीम तरक्की के लिए, उनकी समाजी बहबूद के लिए जो इदारे काम कर रहे हैं, उन तमाम इदारों का भी मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि जैसे आजकल कोई रहनुमा नहीं रह जाएगा, उनका कोई रहनुमा ही नहीं रहेगा, और उनकी कोई इदारा जाती हैसियत ही नहीं रहेगी। माइनॉरिटी कमीशन की ही एक तरह से जो है उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। और नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन पर भी तलवार लटकी हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कलेक्टर पर भी लटकी हुई है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कलेक्टर पर भी तलवार लटकी हुई है। एक तरफ तो हम इस बात की लेके चल रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब जो है, जहां सुप्रीम कोर्ट के वकील, उसके उलट बात कर रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वहीं वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है। ठीक है, इसलिए उनकी PIL को इंडिपेंडेंटली बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, उसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं, इससे हम आप इनकार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता यह है कि कहीं ना कहीं जहां इस PIL के अंदर एक तरफ उन हिंदू भाइयों को अकलियत के तौर पे जो प्रेफरेंसेस मिलते हैं, देखिए रिजर्वेशन तो अकलियत के नाम का कोई हिंदुस्तान में कहीं पाया ही नहीं जाता है। जहां रिजर्वेशन प्रेफरेंस है, मैं आपको बताऊं, प्रेफरेंस है, अलावा उन इदारों के जो मैं बता रहा हूं आपको, अलावा उन इदारों के जो के पाई जो केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में था, जिसके तहत जो वो इदारे जो कि अकलियत कायम करती है, उन इदारों के अंदर उनके लिए रिजर्वेशन का तस्वुर मौजूद है। ये बात ठीक है अपनी जगह पर। तो उन इदारों के अंदर अगर इस तरह के कोई इदारे जो हैं इन 8 स्टेट्स के अंदर भी हैं, और हिंदुओं को जो है उसके अंदर वो मिल जाती है रिजर्वेशन, वो क्या कहते हैं अकलियत का स्टेटस मिल जाता है, तो वो फैसिलिटीज उनको भी एक्सटेंड हो जाएगी, स्कॉलरशिप्स वगैरह है और फिर कई सारी चीजें हैं। तो कई जगह पे ये रिजर्वेशन का एस्पेक्ट भी है, और मोस्टली जगहों पे प्रेफरेंस की बात भी है। ये भी एक सच्चाई है कि इंडियन स्टेट जो है वो हमेशा माइनॉरिटीज के हवाले से कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर में नहीं जाते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, 68% से ज्यादा मुस्लिम तबका है, और हिंदू तबके की तादाद हम देखते हैं तो बेहद कम नजर आती है। 28% 2011 के हिसाब से, मतलब 29 भी पूरी नहीं होती है, 28.5 भी पूरी नहीं होती है। तो क्या उन्हें वहां पर अकलियती तबके का एक तरह से उन्हें मान करके उसके हिसाब से फिर उनको
फायदे नहीं दिए जाने चाहिए? देखिए, फायदे दिए जाने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अकलियत के नाम पर फायदा मुसलमानों को वहां मिल रहा है, लेकिन असल में तो वो अक्सरियत में है वहां पर। देखिए, अकलियत की उन्वान से अगर चाहे कश्मीर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे इन 8 सूबों में से कोई भी स्टेट हो, अगर मैंने आपसे शुरू में कहा कि टेक्निकली इसमें कोई हिच मौजूद नहीं है। अगर एक बुनियाद पर आप एक पॉलिटिकल डायमेंशन आप ज्यादा तलाश रहे हैं, पांच रिलीजियस माइनॉरिटीज को मिल रहा है, तो छठी को मिल जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में एक आपसे रिएक्शन चाहता हूं। जैसा कि प्रज्ञा भूषण जी ने कहा कि मांग सही है, क्या यूनिफॉर्म सिविल लॉ जो है इसका हल है? देखिए, मैं वही तो आपसे मैंने बात कही कि मेरा जहन ज्यादा जो है वो टेक्निकलिटीज पर कम है और पॉलिटिकल डायमेंशन पे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन आपके साथ क्या हल है वो? बात यह है, देखिए, जहां तक कॉमन सिविल कोड का ताल्लुक है, कॉमन सिविल कोड जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। कॉमन सिविल कोड पर डिबेट होनी चाहिए। अभी तक ना उस पर कोई डिबेट शुरू हुई है, ना उसका कोई ड्राफ्ट हमारे सामने मौजूद है। यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात करते हैं तो ट्रिपल तलाक भी उसमें आ जाता है, लेकिन बहुत गर्म मुद्दा है, उस पर लगातार बहस हो जाती है, बहुत से जो है मौकिफ सामने आ जाते हैं। लेकिन मुझे ये कहने दीजिए कि जब गवर्नमेंट ऑफ द डे का एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई कॉमन सिविल कोड की तरफ हमें बढ़ना चाहिए और लॉ कमीशन को डायरेक्टिव दिए, तो फिर साथ में ये चीज कैसे चलेगी? तो ये कंट्राडिक्शन जवाब जरा जो है, कंट्राडिक्शन मेरी समझ में नहीं आ रहा। कंट्राडिक्शन पर हम जवाब देते हैं। आईपी सिंह साहब, मैं इसी पर जवाब देना चाहता हूं कि एक तरफ आप यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप अकलियती तबका जो है एक उनको उसकी हैसियत देने की बात करते हैं। एक कंट्राडिक्शन क्यों? और दूसरी बात मैं ये भी आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ये बात आज ही क्यों और अभी ही क्यों? क्या आपको इसके बारे में पहले नहीं कुछ अंदाजा लगा? पहले ये मांग नहीं उठनी चाहिए थी? भले आप अपोजिशन में थे, सुप्रीम कोर्ट जाने से उस वक्त भी आपको कोई नहीं रोक रहा था। भारत सरकार जो संविधान है भारत का, उसके अंतर्गत जो कुछ भी संभव होगा वो देश की सर्वोच्च अदालत के सामने अपना विचार रखेगी भारत सरकार। लेकिन ये सच है कि जब देश का विभाजन 15 अगस्त 1947 से पहले जब पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना, तो जो माइनॉरिटी का एक फॉर्मेट भारत के सामने आया था, उसमें मुसलमानों की आबादी, ये सच है, जो भी मेहमान बैठे हुए उस बात को जानते हैं कि उनकी आबादी बहुत कम थी। लेकिन पिछले 70 वर्षों में जिस तरह मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, उससे यह साफ जाहिर होता कि एक बार संविधान को फिर से इस पर विचार करना चाहिए कि माइनॉरिटी लायक कौन कौन ऐसे धर्म मानने वाले लोग हैं जो माइनॉरिटी में आज भी आते हैं। लेकिन आईपी सिंह साहब, जो बात अभी इफ्तिकार अहमद साहब कह रहे थे कि पॉलिटिकल कहीं ना कहीं डायमेंशन है, आप वही एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। बात हम कहीं और कर रहे हैं, ठीक है, आप उस बात को भी हम समझेंगे, लेकिन कम से कम अश्वनी उपाध्याय जी की जो याचिका है, जो PIL है, अश्वनी उपाध्याय जी की याचिका भारतीय जनता पार्टी के अंदर विचाराधीन नहीं है। जो देश का सर्वोच्च अदालत है, वहां उस जो फैक्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर 1993 का जो नोटिफिकेशन है, आर्टिकल 25 to 30 जो प्रोवाइड करता है, उन्होंने बड़ी क्लियरिटी के साथ कहा कि जहां सिर्फ 28.5% हिंदू कश्मीर के अंदर है, वहां भी 751 जो स्कॉलरशिप 20,000 स्कॉलरशिप भारत सरकार देती है, उसमें भी 98% माइनॉरिटी जो मुस्लिम उनको दे दिया गया। तो उनका जो जेन्युइन कारण है उसको उन्होंने रेज किया है और इसको कहीं भी 3 तलाक से इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कानून जोड़ भी नहीं सबको एक समान अधिकार देता है और कहीं माइनॉरिटी को इस पर भी विचार करना चाहिए। मैंने आपसे 2 बात पूछी, लेकिन दोनों पॉइंट का जवाब नहीं मिला। मैं जो पूछ रहा था, देना चाहूंगी प्रज्ञा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं जवाब ले लूं पहले। एक तो पॉलिटिकल एंगल की बात जो कह रहे हैं, ये कंट्रडिक्शन नहीं। आईपी सिंह साहब, मेरी बात सुनिए ना। नहीं, आईपी सिंह साहब, और चुनाव से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
तो क्योंकि कौन ये कह रहा है याचिका चुनाव? आप सुप्रीम कहा कोर्ट इसको सुन रही चुनावी है, एंगल तलाश रहे हैं लार्जर इसमें बेंच को आप। जाना चाहिए, संविधान आईपी सिंह साहब, इस पर आईपी सिंह बैठकर साहब, विचार करे आईपी सिंह और ये साहब। विचारणीय प्रश्न चुनावी है। एंगल कौन तलाश रहा है सर? मैं तो आपसे दो बात पूछ रहा हूं। ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब ने जो बात कही कि कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल डायमेंशन है, लेकिन मैंने वो पूछा ही नहीं। मैंने तो आपसे सिर्फ इतना पूछा कि आखिर इसके लिए कंट्राडिक्शन क्यों नजर आता है? एक तरफ आप गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात करती है और दूसरी तरफ आपका नेशनल स्पोक्स पर्सन अकलियती तबके के हुकूक की बात करते हुए पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये कंट्राडिक्शन क्यों? एक बात। दूसरे सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको अगर इस बारे को लेकर के कहीं से भी कुछ कंसर्न था तो अभी क्यों? इसकी टाइमिंग पर मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर क्या वजह है? आप अपोजिशन में थे तो भी आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई नहीं रोका था। ऐसा तो है नहीं कि आज ये इन स्टेट्स में जो हिंदू तबका है वो अकलियत में आ गया। ये पहले से भी अकलियत में था। 24 साल बाद क्यों? तो इतना वक्त क्यों लगाया आपने? नहीं, बिल्कुल मैं ये इन दो सवालों का सर टू दी पॉइंट मिनट जाऊंगा। का वक्त दीजिएगा, सवाल का जवाब टू दी पॉइंट आए तो उसी हिसाब से कम हम अपने मुद्दे पर, अपने विषय पर रहें। डाउट। हाँ, अब बिल्कुल मैं कन्फाइंड रहूंगा। अब मैं डिटरमिन्ड हूं, मैं कहीं इधर उधर नहीं जाऊंगा। नहीं सर, आप उपाध्याय जी जिनके आप बारे में न जाने कहा आप इलेक्शन और पता नहीं कहां चले जा रहे हैं। यही वक्त था सितंबर 2016 हाँ। जब जवाहर बाग, अब मेरी बात तो आ जाने दीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब जवाहर बाग मथुरा के अंदर गोलियां चली थी तब वो पीआईएल के लिए आया कि इस समूचे कांड की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और उनकी बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार किया कि ये पहली उनकी याचिका नहीं है। सर वो देखिए, लगातार अगर आईपी सिंह साहब, मैं आपको फिर रोक रहा हूं सर, माफी के साथ रोक रहा हूं सर। देखिए हमारा जो है ना, हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं सर। हमने देश की सर्वोच्च अदालत में उठाया है। हम जब भी जरूरी दूसरे मुद्दों, इस मुल्क में एक मुद्दा नहीं है सर, हजार मुद्दे हैं, लेकिन आज हम एक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस मुद्दे पर रहें सर। बात जो है कहीं और की ही बार बार आ रही है। आपने कहा कि आप कन्फाइंड रहेंगे। मेरा दो सवाल है सर, उस दो सवाल पर आपका डायरेक्ट जवाब चाह रहा था, टू द पॉइंट। मुझे ब्रेक पर भी जाना है सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। उन दो पॉइंट पर सीधा सा जवाब कि अभी की टाइमिंग क्यों, और क्या आप दो तरह की बात नहीं कर रहे हैं? एक तरफ आपका नेशनल स्पोक्स पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जाता है अकलियती तबके की बात करते हुए, उनके हक की बात करते हुए, और गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात कर रहा है। सर ये दो छोटे से सवाल है, सीधे से सवाल है, उसका सीधा सा जवाब चाह रहा था। नहीं, कोई भी पीआईएल आयन वक्त चुनाव पर नहीं वो दाखिल होती है। उस पे अदालत ही उसको समय देती है और अदालत ने सोच समझकर समय दिया होगा। चुनाव तो अभी कुछ दिन में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये मामला आगे भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ सर मुझे पता है कि हिमाचल और गुजरात के लिए सभी पार्टियां जो हैं वो परेशान हैं, उनके जहन में सिर्फ चुनाव है। आप चुनावी मोड में आप भी होंगे और कांग्रेस भी होगी, मैं समझ रहा हूं सर, लेकिन मैं चुनाव का जिक्र नहीं कर रहा। नहीं, मैं बार बार यही कह रहा हूं सर कि चुनाव का जिक्र कहां से रहा है? उनकी अकेली याचिका नहीं है, इससे पहले हो गए, उसके पहले भी हो गए, और लगातार जो भी इशू होते हैं। देखिए थोड़ा सा समय खराब हो गया हमारा, हम चाह रहे थे कि टाइम पॉइंट टू पॉइंट बात हो जाए, लेकिन नहीं आ पाया। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि हम ब्रेक के बाद लौटे और फिर ब्रेक के बाद आपसे आए और इस दो अहम सवालों के जवाब ले पाए। प्रज्ञा जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का हो गया है। ब्रेक से लौटते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात हम कर रहे हैं अकलियती तबके की और उनके हुकूक की, और ये जानने की कोशिश करें कि क्या इस मुल्क में अब हिंदू समाज और हिंदू जो तबका है वो अकलियत तबके का हक रखता है, कम से कम कुछ रियासतों में ही सही। और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। आईपी सिंह साहब, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगा, लेकिन प्रज्ञा भूषण जी अपनी बात रखना चाह रही हैं और वो कह रही हैं कि वो इस दो सवाल का जवाब देना चाहती, टू द पॉइंट। प्रज्ञा जी। पहले तो मैं बताना चाहूंगी मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, पर इन चीजों का मैं जवाब देना खास करके चाहती थी। पहली चीज कि जो आप कह रहे थे कि ये इसके एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है तो दूसरी तरफ माइनॉरिटी राइट्स की बात कर ही क्यों रहे हैं। तो इस पे मैं कहना चाहूंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे तो अभी डिस्कशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है,
कितने साल और लगेंगे हमें पता नहीं है। तो जिन स्टेट्स में जिन लोगों का जो राइट बनता है वो अभी मिलना चाहिए। कुछ सालों से तो लगातार इस पर बहस हो रही है और आप भी बहुत सी बहसों में हिस्सा ले चुकी हैं। तो जहां पे जिसको जो राइट एटलीस्ट मिलना चाहिए वो अभी मिलना चाहिए, जब तक यूनिफॉर्म सिविल एग्जिस्टिंग सिस्टम की अभी बात कर रही हैं आप, फ्यूचरिस्टिक बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बीजेपी से क्यों नहीं आ रही बात, मैं ये जानना चाहता हूं। हम ये कहते हैं कि बीजेपी, मैं आ रहा हूं, मुझे 2 और मेहमानों के पास भी जल्दी से जाना है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं लॉयर, उसकी वजह से कुछ 8 स्टेट्स में बहुत सारे बड़े तबके अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, हो ऐसा नहीं होना मतलब डिमांड आपके हिसाब से सही है, लेकिन जो पॉलिटिकल डायमेंशन है जो कि ख्वाजा इफ्तिखार साहब कह रहे हैं उसको भी नकारा नहीं जा सकता। और अगर हम इसको नकार नहीं रहे हैं तो फिर आईपी सिंह साहब इस पर सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सीधा जवाब तो ही चाह रहा था मैं। बहरहाल ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं 10 सेकंड में एक बात जोड़ना चाहता हूं। देखिए 93 में जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें 5 रिलीजियस माइनॉरिटीज आइडेंटिफाई हुई, ठीक है। 2014 में जो है वो छठी माइनॉरिटी जैन कम्युनिटी भी शामिल हो गई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ये वकील साहब हो, चाहे कोई और हो, कोई एनजीओ हो, ऐसा तो है नहीं कि ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है हमारे हिंदू भाइयों का इन 8 स्टेट्स में, ये कोई नया डेवलपमेंट तो है नहीं। ये तो पहले वक्त से ऐसा ही चला आ रहा है, माइनॉरिटी की हैसियत से चली आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन 24 सालों में न तो 93 में किसी को इस बात का होश आया, न 2014 में इस बात का किसी को होश आया, ये अब अचानक ऐसा क्या हो गया? नहीं, ये भी तो हमको देखना पड़ेगा ना, हमको देखना पड़ेगा ना कि अगर 8 स्टेट हैं, अगर हमारे मुल्क के 8 रियासतों में हिंदू तबके का जो उनकी तादाद है वो बेहद कम है, और अगर हम देखते हैं मिजोरम में तो उनकी जो शरह है वो घट रही है, माइनस में जा रही है, तो क्या उनको हक नहीं हासिल है? क्या उन्हें हक मिलना नहीं चाहिए? हम जब हक और हुकूक की बात करते हैं तो सबका बराबर होता है ना, फिर हम मुसलमानों के हक और हिंदुओं के हक की बात क्यों करते हैं? फिर हम बराबर के हक की बात क्यों नहीं करते हैं? अगर उन रियासतों में हिंदू तबका अकलियत में है तो उनको अकलियती तबके का दर्जा देने में दिक्कत क्या है? मैं तो उस हक के खिलाफ हूं ही नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा, ठीक है। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट जो है तो तमाम मामलों को देखेगी और फिर बात निकल के सामने आएगी। डायमेंशन इसमें तलाश है, लेकिन उस पर फिर कहीं ना कहीं आप हक के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला, अब ठीक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राजकुमार भाटी जी, जो पॉलिटिकल डायमेंशन की बात हो रही है और जिस तरीके से आईपी सिंह साहब से सवाल पूछे गए उसका जवाब जो आया उस पर आप रिएक्शन देना चाह रहे थे, और जो टेक्निकल हिच की बात हो रही है, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए ये पूरी तरह राजनीतिक उद्देश्य के लिए उठाया गया मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समय समय पर ये वो मुद्दा पॉलिटिकल हो या ना हो, लेकिन वाजिब है या नहीं है, जैसा कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रज्ञा भूषण जी ने कहा कि ये कहीं ना कहीं सही डिमांड है। और सर आप अगर डिमांड सही नहीं है तो आप उसका जवाब दीजिए कि आखिर क्यों नहीं मिलना चाहिए? फिर हिंदुओं को, हिंदू तबके को आखिर क्यों नहीं मिलना चाहिए अक़लियती तबके का हक इन रियासतों में? बताइए। बिल्कुल सही डिमांड नहीं है, गैर वाजिब है, मूर्खतापूर्ण है, बकवास है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों सर? पहली बात सुनिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर इन्हें हिंदुओं के हित पूरे करने हैं, हिंदुओं का कल्याण करना, हिंदुओं का विकास। चलो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं आज अक़लियती तबके की, लेकिन सवाल यह कि क्या हिंदू तबका भी हिंदुस्तान में अक़लियती हैसियत रखने का हक रखता है? इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं। प्रज्ञा भूषण जी, देखिए तमाम तरह की बातें हो रही हैं, पॉलिटिकल डायमेंशंस भी तलाशे जा रहे हैं, उसके इंटरेस्ट भी देखे जा रहे हैं, लेकिन हुकूक और हक की जब बात आती है तो बात यही होती है कि हाँ, अगर कहीं पर कोई अक़लियत है तो उसको अक़लियती तबके का हक मिलना चाहिए। लेकिन यह मुमकिन कैसे है? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जो अपने इख्तियारात है वो क्या फिर से उसको आईन में नहीं तब्दीली के लिए भेजेगी, या फिर वो अपनी तरफ से कोई मौक़िफ़ दे सकती है? देखिए बिल्कुल, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे देश में 2 सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं क्लियरली, कि सेंटर का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए और स्टेट का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। जहां पे स्टेट के फंड्स की बात है वो स्टेट ही डिसाइड करेगा कि उसको ये फंड्स कहाँ यूज करने हैं। जैसा कि अभी भाटी साहब कह रहे थे कि स्टेट एक बार आदेश देगा और हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, ये ठीक नहीं है। जो स्टेट का सब्जेक्ट है स्टेट्स डिसाइड करेंगे, और इन हर स्टेट्स में सेंटर की जो सरकार है बीजेपी की, हर स्टेट्स में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जहां पे 2 स्टेट्स की डिस्प्यूट आ जाता है या 3 स्टेट्स का डिस्प्यूट आ जाता है, वहां पे जो राइट फोरम है डिसाइड करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ही है, माननीय उच्च न्यायालय ही है।
उससे ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, एक बात तो आप भी समझ रही हैं, अगर आप इसका कानूनी पहलू समझा भी रही हैं, तो माइनॉरिटी कमीशन के पास अपने खुद के इख्तियारात हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले दरवाजा अगर खटखटाना चाहिए था तो शायद इसी यही होना चाहिए था। लेकिन सीधे जाकर के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचना, उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी साहब का रिएक्शन आता है कि भाई ठीक है, ये अदालत के जेरे बहस अब मामला है, अब अदालत जो फैसला करेगी हम उसके हिसाब से चलेंगे। वो खुद बंद गए। कमीशन में जहां तक मेरी नॉलेज है, गवर्नमेंट तो जा सकती थी, बट जो अश्विनी उपाध्याय जी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ इंडियन नेशनल या फिर एज अ लॉयर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो जहां तक मुझे नॉलेज है कि अश्विनी उपाध्याय जी को ऐसे कोई राइट्स नहीं है कि वो माइनॉरिटी कमीशन के पास जाए। अकलियती तबके से जुड़ी हुई कोई भी बात वो अकलियती तबके की कर रहे हैं, कम से कम एक नोटिस दे सकते, कम से कम अपनी तरफ से एक रिमाइंडर दे सकते थे, बता सकते थे, एक खत लिख सकते थे कि पहले हम और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होने के नाते भी यहाँ पर वो वकील होने के नाते गए, वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होने के नाते वहां चले जाते। देखिए, वो एमएलए या एमपी नहीं है अश्विनी उपाध्याय जी, तो वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी की मतलब हमारे देश की सारी जनता शायद या तो बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या किसी ना किसी पार्टी से ताल्लुक रखती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस पार्टी की तरफ से वो जाके कहीं पे रिप्रेजेंट कर दे। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वो माइनॉरिटी कमीशन में भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया कि चलो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि 8 स्टेट्स इन्वॉल्व है और 8 स्टेट जो है एक साथ अगर एक प्लेटफॉर्म पे लाना है तो सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा मतलब आपको लगता है कि क्या हायरार्की ब्रीच नहीं हुई? क्या एक रास्ता जो पहले सिंपल था उसको और टफ नहीं किया गया, या फिर सुप्रीम दरवाजे को पहले नहीं खटखटाया गया? जी, इफ्तिकार साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से इसका जवाब। आपने बड़ी अच्छी बात, आपने बड़े अच्छे टर्म इस्तेमाल किया, हायरार्की ब्रीच। ये नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के पास जाना चाहिए था, एक बात तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि तमाम स्टेट्स जो हैं उसके अंदर स्टेट्स माइनॉरिटीज कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होने चाहिए। एक तरफ तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जिन स्टेट्स के अंदर एक कम्युनिटी को अपना हिस्सा नहीं मिल पा रहा है और उसको उसकी वजह से जो है पिछड़ापन उसके हिस्से में आ गया है, वहीं उससे पहली डिमांड हमारी ये होनी चाहिए कि नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन पहल करे और तमाम स्टेट गवर्नमेंट से राब्ता करे और तमाम स्टेट अगर आप मीडिया को भी देखेंगे तो जैसे ही ये मामला मीडिया में आया, सबसे पहले मुख्तार अब्बास नकवी के पास गए और उनका रिएक्शन लिया। अब वो बंद गए तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपनी बात रखी। होना ये चाहिए कि हर स्टेट में जहां पर के हिंदू जो है माइनॉरिटी में है, वो स्टेट्स माइनॉरिटी कमीशन से राब्ता करे और उससे रुजू करे और उसके जरिए से अपने स्टेटस। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था प्रज्ञा जी? बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट भी शायद पहले ऐसा ही आदेश देगी, पहले स्टेट से वो अपनी रिपोर्ट मांगेगी कि स्टेट का क्या कहना है इस बारे में। ठीक है, प्रोफेसर देवराज। देखिए, यहाँ पर जो अभी 8 राज्यों की बात हो रही, तो हिंदू वहीं पर माइनॉरिटी में आ रहा है, इसलिए 8 राज्यों के संकेत दे रहे हैं ये लोग। दूसरी बात ये है कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी कोई ज्यादा संख्या में जातियों की तरह नहीं है कि उसके लिए हर राज्य में माइनॉरिटी कमीशन हर उससे बनेगा। 5, 6, 7 जो भी है, नहीं होगा, स्टेट का भी बन जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी 6 है, अब 6 आ चुकी है। तो इसके लिए 6 जो माइनॉरिटी है इसका डिसाइड कौन कर रहा है? डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा और उसमें भी जो होगा वो सेंटर से ही होगा, पार्लियामेंट ही करेगी इस पर कौन किस में जाएगा। ये जाति की तरह नहीं कि अनुसूचित जाति में किसको ले आए, ओबीसी को किसके ले आए, वो स्टेट कमीशन गवर्नमेंट पास करके भेज देंगे और इस तरह से हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट दूसरे तरह का, इसकी नेचर दूसरी है, कास्ट से अलग है, ये माइनॉरिटी है, तो ये इसका भी हमें ध्यान रखना। कास्ट नहीं, ये रिलीजन का मामला। हाँ, वो रिलीजन उसी की मैं कह रहा हूँ, माइनॉरिटी का जो पार्ट है। लेकिन मैं इसको भी समझना चाहूंगा आपसे ही देवराज जी कि जो बात अभी प्रज्ञा जी कह रही थी कि नौकरी में जिस तरह के रिजर्वेशन की बात या फिर तालीम में रिजर्वेशन की बात, तो मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन और जाति के बुनियाद पर रिजर्वेशन, उसको मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप थोड़ा सा। देखिए, इसमें क्या है कि अपॉर्चुनिटी की बात होती है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या जामिया है या सेंट स्टीफन कॉलेज है या और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, ये सभी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, फंडिंग रन जो है। और जब गवर्नमेंट के द्वारा जो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है तो वहां पर फिर जो गवर्नमेंट जो चाहती है उस काम से होता है। जैसे रिजर्वेशन है तो वहां पर भी रिजर्वेशन होना चाहिए ना, SC ST के लिए भी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वहां पर क्यों नहीं होता है? तो वहाँ स्टेट ग्रांट नहीं, आमतौर पे तो कास्ट के हिसाब से रिजर्वेशन दिखता है साहब, इस पर इसको नोटिस लीजिए। नहीं, माइनॉरिटी में नहीं, माइनॉरिटी में अब नहीं, इस समय
नहीं है। तो ये इस तरह से, इसी तरह से माइनॉरिटी में प्रायोरिटी क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर भारत के संविधान के तहत क्या शेड्यूल ट्राइब्स को अलीगढ़ विश्वविद्यालय या जामिया मिलिया में रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं? जब तक ये सेंट्रल एक्ट वहां पर कायम है तब तक नहीं मिल सकता है। जब तक इस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक इसका माइनॉरिटी करेक्शन रहेगा। पार्शियलिटी नहीं की आपके स्टैच्यू है वो बाद में बदल जाता है, तो वो वक्त की बात है। ठीक है, डाका डालिए, दूसरे के हक को रोकने की प्रयास करिए। एक बार देश का मुसलमान इस पर भी विचार करे ना। चल रहा है नहीं, लेकिन आईपी सिंह साहब वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अभी तक मेरी एक भी बात आपको समझ नहीं आ रही थी। डिबेट करते हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन आईपी सिंह साहब, देवराज जी की बात आपको फट से समझ में आ गई, लेकिन मेरे किसी भी बात को आप समझ नहीं पाए, ना ही जवाब दे पाए। तो क्या आप अपने हिसाब से ही बात समझ रहे हैं? नहीं, मैं सर, मेरा ये ठीक व्यक्तिगत समझ प्रश्न रहा हूं, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन में जो 20,000 स्कॉलरशिप मोटी जाती है, जो 8 राज्यों के हिंदू हैं, जो माइनॉरिटी में सर देखिए, बात यही हो रही है। मैं शुरू से आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि सर आप मुद्दे पे बात कीजिए, आप मुद्दे से कहीं और चले जा रहे हैं। बहरहाल वक्त बहुत ज्यादा नहीं है सर, ठीक है, आपने अपनी बात रखी और हम ये भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नहीं जा रहा हूं, आपने कतई नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार एडेड है, इसलिए वहां शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम धर्म के आधार पर न भेदभाव करते हैं, न धर्म के आधार पर हम कुछ चीज देने और देने में विश्वास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी बुनियादी नीति से पहली बार हट रही है जब वो धर्म के आधार पर ये सारी चर्चा कर रही है और ये सारी बात जो है वो सामने आ रही है। ये नहीं समझते कि 1947 से लेके 1955-60 तक परिस्थितियां दूसरी थी। अब आप माइनॉरिटी में नहीं है, अब आपको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। आप अपने लोगों में बातचीत करिए। तो सर आप ये मान रहे हैं कि मुसलमानों की जो तादाद वो बहुत बढ़ गई है? आईपी जी, आपको मैं बता दूं, आजादी के वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 25% थी और अब 14 पॉइंट कुछ % आबादी हमारी है। तो कोई मेजॉरिटी नहीं हो गई हमारी। ये चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अब धर्म के आधार पर तो आईपी सिंह साहब, इस देश का विभाजन हो गया। इस देश धर्म के आधार पर फिर आप ये क्यों मांग रहे हैं भाई? फिर आप धर्म के आधार पर क्यों मांग रहे हैं? आप धर्म के आधार पर तमाम चीजों को खत्म करने की बात कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सारा देश हिंदू है, ये एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र में एक मापदंड के आधार पर सारे मामला तय होने चाहिए। तो ये हिंदू और मुस्लिम की और सिख और ईसाई की और बौद्ध पार्टी की बात तो शुरू हो गई। चलिए ठीक है, अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि इस PIL को सुप्रीम कोर्ट कितनी तवज्जो देता है और इसको आने वाले वक्त में किस तरीके से वो अपने हिसाब से इसकी तश्कील करता है। लेकिन आने वाले वक्त में यह देखना होगा कि क्या यह मुद्दा और ज्यादा गर्म होगा या फिर इसके पीछे की सियासत को तलाशते हुए अपनी अपनी रोटी सेकने की कोशिश करती रहेंगी सियासी पार्टियां। आज का मुद्दा में बस इतना ही। ना हिंदुओं की चिंता है तो ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर इन्हें कानून, आप मेरी बात तो पूरी होने में, अगर इन्हें कानून ही चाहिए इस बारे में, पहली बात तो कानून पर्याप्त हैं। अगर कानून चाहिए तो इन्हें संसद में ये मुद्दा उठाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। इनकी पार्टी की सरकार है, माइनॉरिटी कमीशन के पास भी कुछ हक हैं और बड़े हक हैं, वही मैं कहने अधिकार है, वही मैं कहने वाला हूं। या इन्हें माइनॉरिटी कमीशन के पास जाना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाके केवल एक प्रचार पाना और यह संदेश देना देश में कि हिंदुओं के साथ बड़े अत्याचार हो रहे हैं, बड़े अन्याय हो रहे हैं, मुसलमान इस देश का माल खा रहे हैं, मुसलमानों को सरकारें जो बड़ी बड़ी राहत दे रही हैं, ठीक है, बड़े बड़े टेक्निकल फंड दे रही हैं। लेकिन आपके हिसाब से दूसरी बात, इन्होंने अश्विनी उपाध्याय जी ने जो अपनी रिट दायर की है उसमें केंद्र की योजनाओं को जिक्र किया है। जो केंद्र सरकार जो छात्रवृत्ति देती है उसका उदाहरण दिया है कि जम्मू कश्मीर में इतनी % बढ़ जाती है। केंद्र सरकार की कोई योजनाएं अगर अल्पसंख्यकों के लिए आएंगी तो उनके लिए आएंगी जो देश में अल्पसंख्यक है। राज्य सरकार है अपने राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए योजना लागू करें। इन्हें केवल एक पत्र जारी कर देते, एक शासनादेश जारी कर देते कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें। अपने हाँ ठीक है, मतलब अगर वो कह देते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिक वो अकलियत तबका, लेकिन अकलियत तबके का दर्जा नहीं है सर। कह दूं मुझे बहुत थोड़ा नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, हम तो परसेंटेज देख रहे हैं। राजकुमार जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप एक बोल रहे हैं कि अगर आप एक नोटिफिकेशन जारी कर देते
तो क्या उस नोटिफिकेशन की जद में इन रियासतों के हिंदू आते, क्योंकि वो तो अकलियती तबके का दर्जा ही नहीं है वहां पर रखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हिंदुओं को इस देश में अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ क्यों मिलना चाहिए? फिर तो वो भावना ही खत्म हो जाएगी, जो उसके पीछे उद्देश्य है वही खत्म हो जाएगा। अगर हमारा संविधान ये कहता है पिछड़ों को, दलितों को, जो सामाजिक के पिछड़े तबके हैं उनको आगे लाने के लिए विशेष अवसर दीजिए आप, ठीक है सर, और उनमें हम अपर कास्ट को भी जोड़ देंगे तो उसकी भावना ही खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक के साथ जोड़ देंगे तो उसकी भावना खत्म हो जाएगी। तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है केंद्र सरकार की। जो भी कुछ हुआ उसकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन देवराज सिंह जी, आप बताइए कि इसके पीछे का पॉलिटिकल जो डायमेंशन है, जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था, आप सियासी तज्जियाकार, क्या नजर आता है आपको? क्या वाकई पॉलिटिकल कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई डायमेंशन नजर आता है? और किसी तरह का ऐसा लग रहा है जैसा बार बार आईपी सिंह साहब चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, उनसे पूछा भी नहीं क्या फिर भी? देखिए, ये मुद्दा दूसरा है जो चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनावी इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन पीआईएलए पहले से आती रही हैं। इंटरेस्ट जो लोगों का है उसे लोग उठाते हैं। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी की जहाँ तक बात की जा रही है, माइनॉरिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में है, कितने परसेंटेज कुछ निर्धारित हैं, कुछ संख्या है, उससे कम होगा तब वो माइनॉरिटी में आएंगे। अब यहाँ पर जो स्टेटों की जहाँ बात आ रही है कि इस स्टेट में इतना हिंदू है, इतना है 2%, 8% है, 15% है या 22% है, तो इस तरह के जो परसेंटेज हैं उन स्टेटों में है, तो वहां पर उनकी स्थिति माइनॉरिटी में ही रहेगी, मेजोरिटी में दूसरे लोग हैं। तो इस तरह से जो माइनॉरिटी का, अच्छा, इसको माइनॉरिटी को कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया। माइनॉरिटीज पर बात कर ली, हमने कर रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो इसका पॉलिटिकल डायमेंशन और पॉलिटिकल इंटरेस्ट की बात बार बार आ रही है, क्या आप तलाशते हैं कि कहीं किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और चुनावों से इसका कुछ ताल्लुक है? देखिए, नेचुरली जब जिस कम्युनिटी की जो बात की जाएगी उस कम्युनिटी के लिए उस कम्युनिटी को अपनी तरफ इंटरेस्ट होता है, पॉलिटिकल नेचुरली है। तो इसमें इस बात में तो कोई वही नहीं है, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये जो बात की जा रही है क्यों की जा रही है? क्योंकि अभी बात हो रही थी कि जैसे स्कॉलरशिप दी जाती है या अपॉर्चुनिटी दी जाती है या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट फंडिंग करती है, स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसमें भी अलग अलग है। जैसे माइनॉरिटी है, जैसे राइट टू हमारा जो 25 to 28 है और 29 to 30 आर्टिकल है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो इसमें भी जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं और कल्चर है उनको बचाने के लिए पीछे वाला है, आगे वाला हमें रिलीजन का देता है। तो इसमें जो माइनॉरिटी की जो स्थिति है, जिसको पूरा राइट नहीं मिल रहा है, जिसको अवसर नहीं मिला उन स्टेटों में, तो उन्हें मिलना चाहिए, तो उनका भी तो वहां हक बनता है। यहाँ नेशन की तो हम बात कर लिए, लेकिन वहां पर उनकी स्थिति तो माइनॉरिटी में है ना, तो वहां पर 2% है, उसे कैसे क्या मिलेगा? फिर वहां उसे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आप ही बताइए। वही तो पूछी जा रही है, उसी बात वो मिलना चाहिए उसे, वहां उस स्थिति में तो उन्हें मिलना चाहिए जहां उनकी स्थिति उस तरह से है, जहां उस मेजोरिटी में नहीं मिलना चाहिए, जहां और माइनॉरिटी है उन्हें मिलना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स फिर क्या नजर आती है सर? आप तो बहुत हक की बात कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आइन की बात, आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो आइन में तो बाकायदा सब कुछ डिसाइडेड है ना, फिर उसके बाद वो दर्जा देने के लिए मशक्कत की जरूरत क्यों? और अगर ये जरूरत पड़ी है तो वाजिब नहीं है क्या ये? देखिए, जब स्टेटों का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, राज्यों का पुनर्गठन जब हो रहा था, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि हम ऐसे पुनर्गठन राज्यों का न कर ले कि जहां पर एक ही समुदाय के लोग आ जाएं, एक ही जाति के लोगों का बन जाए और एक ही वर्ग के लोगों को बन जाए। तो ये भी सारी चीज, फिर वो बनेगा तो फिर उनके अधिकारों की भी रक्षा की जाए, जो अगर उसमें माइनॉरिटी में आते हैं तो उसी रक्षा की बात हो रही है ना, फिर तो वही बात आ रही है ना। तो उनको वो राइट मिलना, उनके प्रोटेक्ट होने चाहिए ना जहां पर मेजॉरिटी है। ठीक है। आईपी सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, ख्वाजा साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले आईपी सिंह साहब आपसे सवाल कि ठीक है, आपने सुना कि आखिर तमाम मेहमान क्या कह रहे हैं और देवराज सिंह भी कह रहे हैं कि उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल फिर वही कि आखिर क्यों दो तरह की फिर बात हो रही है? एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात, एक तरफ आप अकलियती तबके के हुकूक की बात करते हैं, और पॉलिटिकल जो डायमेंशन है, टाइमिंग आखिर क्यों आपको, मैं टाइमिंग पर आपसे सवाल पूछता हूं कि यह टाइमिंग क्यों, पहले क्यों नहीं? देखिए, इसको राजनीति से बिल्कुल मत जोड़िए। ये देश की सर्वोच्च अदालत में मामला, ये याचिका गई है, उस पर विचार करिए। और 2002 में जो संवैधानिक बेंच है उसने बहुत साफ तौर से ये कहा है कि इस तरह के जो भी उसका जो फैसला आया था, उन्होंने कहा कि जो भी आपको उनको दर्जा देना है
तो राज्य के अंदर आप दीजिए। अगर माइनॉरिटी का ये मामला आता मैं है आपसे तो पूछ रहा हूं कि अंदर आप दे सकते हैं, ये आप संवैधानिक यूनिफॉर्म बेंच का सिविल फैसला लॉ के है। हक में है, तो अगर या फिर संवैधानिक बेंच ने माइनॉरिटीज अगर कोई को बात उनका कही हक है, दिलाने के इस हक में, बात को अश्विनी उपाध्याय ने रेज किया है। आप यूनिफॉर्म सिविल लॉ के हक में दूसरी हैं या फिर समान नागरिक अल्पसंख्यकों को संहिता की उनका बात अधिकार कर दिलाने रही के है। हक में? ये अदालत में कोई इस तरह की याचिका पेंडिंग है, उस पर अदालत सुनना चाहती है नहीं चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कोर इशू है कि देश में 370 जो धारा है वो समाप्त होनी चाहिए। समान नागरिक देश में जो 370 धारा नहीं है, कानून है वो आईपी सिंह साहब, वो कश्मीर में है बस। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं, ठीक उससे है। हम कहीं डेविएट नहीं करते। समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए ठीक और है। उस अब तरफ अपना भारत सरकार को बढ़ना अपनी चाहिए। बात आपने अब रखी, ये पूरा अभी तक देश आप नहीं रख चाहता रहे है, थे सर, क्योंकि इसमें अभी बचने प्रोफेसर की साहब जरूरत को नहीं है। मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के लिए भी कानून है और ठीक है। रिया स्वागत साहब इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जब बनने की बात थी उसमें बाबा साहब को भी उन्होंने कोट किया कि अगर कोई इस तरह की बात होगी तो ये उसको तो आप लागू समझ गए ना किया कि किया पार्टी का जाना मौखिक चाहिए। यूनिफॉर्म उनका सिविल लॉ है, सम्मान और एक उनकी लीडर की सुरक्षा तरफ से होनी वहां चाहिए। चले गए और उस पर जरूरी भी नहीं है कि लेकिन उस पर समाप्त हो। इसे भारतीय जनता पार्टी की टाइमिंग से मत जोड़िए। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, हम 2/3 बहुमत से हिमाचल कहां में पर सर? सरकार बना रहे हैं अच्छा। और गुजरात में फिर से सरकार एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं और इस तरह की आवश्यकता आईपी सिंह हमें साहब, सरकार बनाने मैं ये के समझ ही लिए नहीं पा रहा हूं कतई कि नहीं है। हिमाचल और हमें गुजरात कोई से आप इस बाहर तरह की क्यों नहीं निकल पा रहे क्या हैं? जरूरत नहीं है। हिमाचल और गुजरात की बात नहीं हो रही है सर। हमने अभी जो विकास के साथ सर मैं जिन 8 रियासतों के बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं उसमें भी हिमाचल और गुजरात नहीं है सर। संख्यक हो सभी आईपी सिंह साहब, मैं आ रहा हूं सर, ख्वाजा साहब मैं आ रहा हूं। आईपी सिंह साहब, ये अच्छी बात है कि आपने चुनाव की तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है और आप ही नहीं, कांग्रेस हो या फिर तमाम दूसरी पार्टियां उन्होंने कर रखी है और चुनावी मोड में है। लेकिन सर थोड़ा उसका हैंगओवर उतारने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज हम मिजोरम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, पंजाब और लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें हिमाचल भी नहीं है, गुजरात भी नहीं है। आपको दिख गुजरात और हिमाचल ही रहा है ना सर। आ जाता है तो एक तरह से सहालक जो है कांग्रेस की आती है, जो अपनी विदेश की छुट्टियां पूरा करके वो भारत में आ जाते हैं, चुनाव में हाथ हिलाते हैं। चुनाव के बाद आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और ठीक है आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा कि हम मुद्दे से भटके ना, आप बार बार कहीं और चले जा रहे हैं। न गुजरात, हिमाचल और गुजरात मत जाइए ना सर, न पूरे देश में। इन 8 पर बात कर लीजिए सर। इन 8 राज्यों की, इन 8 सूबों के, सर आपको शायद आवाज नहीं आ रही, इन 8 सूबे के हिंदू तबके का भी जरा सा फिक्र कर लीजिए सर। हिमाचल की फिक्र कीजिए, गुजरात की भी फिक्र कीजिए, लेकिन इन 8 सूबों के हिंदू तबके की भी फिक्र कर लीजिए सर। आप वो नहीं कर रहे हैं, आप बार बार हिमाचल और गुजरात जा रहे हैं सर। जब यहां पर इलेक्शन आएगा क्या तब आपको इनकी फिक्र होगी? आईपी सिंह जी एक सवाल का जवाब देंगे। आपकी पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि सिख, जैन और बौद्ध जो है हिंदू समाज का अविभाज्य अंग है। आईपी सिंह जी, आपकी पार्टी हमेशा ये कहती रही, आप सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए। अपनी बात संविधान राजकुमार भाटी जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। राजकुमार भाटी जी का सवाल ले लीजिए। पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि सिख, बौद्ध और जैन ये हिंदू समाज का अविभाज्य अंग है, लेकिन आज आप पंजाब में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाना चाहते हैं। आज सिख अलग हो गए क्या हिंदुओं से? इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, आप राजनीतिक प्रश्न मत करिए। जब संविधान उन्हें अल्पसंख्यक मानता है तो संविधान के हिसाब से आज संवैधानिक बेंच की जो चर्चा है उस पर हम चर्चा पर बैठे हुए हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि भारत में हर रहने वाला जो मुसलमान है वो भी भारतीय है, वो भी हमारे उनके पूर्वज जो हिंदू थे। हम तो इस बात को मानते हैं। थोड़ी बहुत सुविधाएं मिल जाती हो तो वो सुविधा खत्म कर दीजिए, आईपी सिंह जी, वो हिंदुओं को देने लग जाइए। आईपी सिंह जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि देखिए, नहीं आप क्या हमारी बात सुन लीजिए थोड़ा सा। कश्मीर में एक तरफा जो वहां मेजॉरिटी में मुसलमान है, जो हक भारत सरकार देती है क्या मुसलमानों को ही मिलना चाहिए? अगर वहां माइनॉरिटी में हिंदू है 28.3%, तो क्या हिंदुओं को हक नहीं मिलना चाहिए? ये तो संवैधानिक बातें हैं, इसलिए जो नोटिफिकेशन 29 अक्टूबर 1993 का उसे निरस्त किया जाना चाहिए। कश्मीर में है। चलिए ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, उनका सवाल ले लेते हैं। आईपी सिंह जी, मेरा सवाल ये है
कि ये PIL है जो कि अश्वनी उपाध्याय जी ने एक वकील की हैसियत से और एक हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में डाली है। ठीक है, मैंने ये कहा था शुरू में कि अश्वनी उपाध्याय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, लिहाजा मुझे इसके अंदर एक पॉलिटिकल डायमेंशन नजर आती है। एक बीजेपी के स्पोक्समैन होने के नाते आपने जो सारे इशू की व्याख्या की है और जहां जहां आप इस इशू को लेकर घूमे हैं, आपने यानी आपने ये साबित कर दिया कि जो मैंने शुरू में जिस चीज पे संदेह जाहिर किया था कि इसमें सारी पॉलिटिकल डायमेंशन इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए। आपने साबित कर दिया, जबकि आपको यह कहना चाहिए था जो मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, आपको ये कहना चाहिए था कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे जो कुछ भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करेंगे। लेकिन आप पार्टी की लाइन से भी बिल्कुल सरकार की संविधान के दायरे में होगा। भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। श्री अश्वनी भारत सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, भारत सरकार जो दिल्ली है, आपको जानकारी इतनी भी नहीं है। जो दिल्ली बीजेपी है उसके प्रवक्ता है, बता रहे थे ना, सुनिए मेरी बात को आने दीजिए। और ये पहली PIL नहीं है, मैंने इससे पहले जवाहर बाग मथुरा के अंदर जो सबसे बड़ा हादसा हुआ था, जहां 33 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था, उस पर भी वो याचिका लेकर आए थे और CBI इंक्वायरी सेटअप हुई। तो ये पहली याचिका उनकी नहीं है। उसको ये देखना चाहिए कि जो चीजें प्रिवेल करती, उन्होंने कहा कि ये 8 राज्य जहां माइनॉरिटी में लोग आते हैं, उन्होंने कहा 25 अक्टूबर 1993 का जो नोटिफिकेशन है, अर्जी क्यों डाली गई इस पर प्रश्न नहीं है, इस पर सवाल नहीं है। जो माइनॉरिटीज के नाम पर रिजर्वेशन मिलता है, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और अपील करता हूं कि उसको भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करे। मैं आता हूं, एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं, ब्रेक से लौटते और फिर बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।